सुनील। इस सीरीज में हम बात करेंगे बर्लिन की दीवार बनने की असल कहानी क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य स्थित है। एक दीवार है जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद बर्लिन शहर की अजीबोगरीब स्थिति बन गई थी। ये पूरा का पूरा शहर एक टापू में तब्दील हो गया था जिस पर 4 मुल्कों का कब्जा था। हर एक मुल्क ने बर्लिन को अपने अपने सेक्टरों में बांट रखा था। ये 4 मुल्क थे सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। साल 1948 में एक अलग देश वेस्ट जर्मनी को अस्तित्व में लाने की कोशिशें शुरू हुई और स्टालिन को इस पर ऐतराज़ था। स्टालिन ने बदला लेने के लिए उसके सेक्टर से लगने वाले पश्चिमी बर्लिन के हिस्सों को वेस्ट जर्मनी से काट दिया था। उस समय हालात ऐसे बन गए थे कि पूर्वी जर्मनी के आसपास के इलाकों के लिए पश्चिमी बर्लिन स्थायी रूप से गले की हड्डी बन गया। 13 अगस्त 1961 को पलक झपकते ही चीज़ें जो है वो नाटकीय रूप से परिवर्तित होने लगी और बर्लिन की दीवार जो है वो सुबह 1 बजे के वक्त था जब आपकी पूर्वी जर्मनी की सीमा पुलिस और सशस्त्र बल सोवियत सेक्टर की सीमाओं पर तैनात कर दी। उसके सामने दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड पश्चिमी बर्लिन की पुलिस। पूर्वी जर्मनी की तरफ बड़े पैमाने पर कटीले तार लगाने का काम शुरू हो गया था। कंक्रीट की पोल जल्दबाजी में खड़े कर दिए गए थे। यहाँ तक कि पहले से मौजूद लैंप पोस्ट की भी घेराबंदी पे काम चालू हो गया। 4 दिनों बाद पश्चिमी जर्मनी की परवाह किए बिना पूर्वी जर्मनी में कंक्रीट से बने ज़्यादा स्थायी ढांचे का निर्माण वहाँ पे शुरू हो गया और यही स्थायी जो ढांचा था कंक्रीट से बना हुआ, इसे बर्लिन की दीवार कहा जाता था। एक मुद्दा पूर्वी जर्मनी से पश्चिम की तरफ हो रहे पलायन का भी था। पूर्वी जर्मनी का हर छठा आदमी पश्चिमी जर्मनी चला गया था और ये सब पलायन जो हो रहा था वो बर्लिन के रास्ते से हुआ। डॉक्टर की बात करें या प्रोफेसर की बात करें या यहाँ पे इंजीनियर की बात करें, जिस तरह से पूर्वी जर्मनी छोड़कर पश्चिमी जर्मनी की तरफ जा रहे थे, इससे देखते हुए साल 1958 के बाद कम्युनिस्ट प्रशासन के कान खड़े होने शुरू हो गए थे। एक ही साथ शक्ति और नरमी बरतने की जो नीति पूर्वी जर्मनी को छोड़ने वालों लोगों को रोकने में नाकाम रही, तो बर्लिन को चला रहे चारों मुल्कों के बीच इस बात पर भी रजामंदी हुई कि शहर में उनके नियंत्रण वाले इलाकों की सीमाएं खुली रखी जाए। लेकिन ये शर्त सिर्फ और सिर्फ आपकी पूर्वी जर्मनी से पलायन को सहूलियत दे रही थी। मई 1960 में पूर्वी जर्मनी की कुख्यात खुफिया पुलिस का गठन हुआ, लेकिन ये भी पलायन करने वाले 5 लोगों में से एक को ही पकड़ पा रही थी। दोस्तों, यहाँ पे नतीजा ये निकला कि पश्चिमी बर्लिन को पूरी तरह से बंद किया जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को पूर्वी जर्मनी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए एक क्रांतिकारी समाधान की जरूरत महसूस की जाने लगी और वो था पश्चिमी बर्लिन का अलगाव, यानी वो तरीका जिससे पूर्वी जर्मनी के लोगों को पूर्वी इलाके में रखा जाए और पश्चिमी जर्मनी का पूर्वी जर्मनी से संपर्क भी बना रहे। दोस्तों, पूर्वी जर्मनी के अधिकारी 50 के दशक में इस बात पर निजी तौर पर जोर देते रहे, लेकिन सोवियत संघ ने कूटनीतिक हल की उम्मीद में इस पर वीटो कर दी। मई 1961 में पूर्वी जर्मनी के नेता वॉल्टर ओल्ब्रिcht ने सोवियत संघ के इस सिलसिले में औपचारिक तौर पर आग्रह किया और इसी साल जून में सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मुलाकात होती है। ये मुलाकात तलख रही और दोनों के भाषण टीवी पर दिखाए गए थे। मुलाकात का ये नतीजा निकला कि जुलाई के आखिर में सोवियत संघ ने बर्लिन की दीवार बनाने की योजना को मंजूरी दी। दीवार खड़ी करने की योजना को इस कदर गुप्त रखा गया कि पूर्वी जर्मनी को छोड़ने की चाहत रखने वाले लोगों के बीच भगदड़ न मच। राष्ट्रपति कैनेडी ने 26 जुलाई 1961 के भाषण में ठीक इस दिन के बाद सोवियत संघ ने फैसला कर लिया और क्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ के राजदूत के मार्फत वॉल्टर ओल्ब्रिcht को बर्लिन की कंटीली बाढ़ से घेराबंदी का संदेश भिजवा। संदेश स्पष्ट था कि ये काम किसी भी सूरत में शांति समझौता खत्म होने से पहले पूरा कर लिया जाए। हकीकत में सोवियत संघ के नेता उसी कूटनीतिक संकट को फिर से हवा दे रहे थे जिसकी बुनियाद उन्होंने नवंबर 1958 में रखी थी। दोस्तों, सोवियत संघ ने उस समय पश्चिमी ताकतों से कहा था कि शांति समझौते के लिए तैयार हो जाओ या फिर वेस्ट बर्लिन खाली करो। तब पश्चिमी ताकतों को इस शांति समझौते के तहत मजबूरन पूर्वी जर्मनी को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देनी पड़ी और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वहाँ पे वजूद में आया था। हालांकि दुनिया में पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ के कठपुतली के तौर पर देखा जाता है। संप्रभुता मिलते ही पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी बर्लिन से वेस्ट जर्मनी को जोड़ने वाले रास्तों पर नियंत्रण हासिल हो गया और इसमें सड़कें, रेलवे, हवाई यातायात तीनों ही शामिल।
केनेडी ने अपने भाषण में ये साफ कर दिया था कि वो पश्चिमी बर्लिन को बचाने के लिए युद्ध की हद तक जाने को तैयार है, लेकिन पूर्वी बर्लिन के मुद्दे पर वो भी खामोश रहे। और हुआ भी वही जिसका अंदाजा था, कम्युनिस्टों को अपने इलाके में पूरी तरह छूट मिल गई थी। इसके बाद से दोस्तों एक ऑपरेशन शुरू होता है और जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पिंक। बेहद खुफिया तरीके से पश्चिम बर्लिन की घेराबंदी की योजना का काम शुरू हुआ। कई आला अधिकारी को इस योजना से अनजान रखा गया और कहा जाता है कि पूर्वी जर्मनी में केवल 60 लोगों को ये पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। इस जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले एरिक होनेकर भी इनमें से एक थे और दशक भर बाद वे पूर्वी जर्मनी के नेता बने। पोलित ब्यूरो में उनका दर्जा सुरक्षा सचिव का था और वे देश के आंतरिक और बाह्य दोनों ही मोर्चे पर रक्षा के लिए जिम्मेदार माने जाते। इस काम को शनिवार की रात को शुरू होकर रविवार सुबह तक खत्म किया जाना था और 17 जून 1953 के हमले को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की कड़वी यादें इससे जुड़ी हुई थी। 24 जुलाई को पार्टी के सुरक्षा विभाग ने यह हिसाब लगाया कि 27 लोगों पर काम लगाए जाने की जरूरत होगी और इस काम में 500 टन कंटीले तार लगे। लोहे के कंटीले तारों को सीमावर्ती इलाकों से आहिस्ता आहिस्ता राजधानी तक पहुंचाया गया। कंटीले बाढ़ से घेराबंदी के काम को अंजाम देने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर टैंक तैनात किए गए। गोपनीयता इस कदर थी कि पश्चिमी ताकतों को इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी थी। हालांकि CIA और ब्रितानिक खुफिया एजेंसी ने अतीत में इसकी संभावना जरूर जाहिर की थी। पश्चिमी जर्मनी के खुफिया संगठन ने चार्ल्स कॉनराड को इस योजना के बारे में जानकारी दी थी और इतनी बात तो तय थी कि पश्चिमी देशों को इसका अंदाजा था कि वेस्ट बर्लिन को घेराबंदी एक विकल्प है और पूर्वी जर्मनी इस योजना पर काम कर रहा है, लेकिन वे इसकी तारीख को लेकर निश्चित नहीं थे। यहाँ पे पूर्वी जर्मनी की खुफिया एजेंसी स्टासी के एक दस्तावेज के मुताबिक 13 अगस्त की सफल कार्रवाई का सबसे अहम सबक ये था कि किसी भी ऑपरेशन को खुफिया रखा जाए तो वो उतना ही कारगर होता है जितना सही वक्त पर सही दुश्मन पर बोला गया हमला। 1 अगस्त को खुसरो और वॉल्टर के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई और जिसे कुछ साल पहले मॉस्को ने जारी किया था। शुरुआत में हल्की पुलिस की बातों के बाद दोनों ने वेस्ट बर्लिन की सुरक्षा के मुद्दे और दीवार की योजना पर बात की थी। 12 अगस्त को वॉल्टर ने इस योजना के अमल में लाने का आदेश दिया और ऑपरेशन पिंक पे काम शुरू होता है। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने बाद में ये भी कहा था कि दीवार बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक जंग से बेहतर जो है वो आपका विकल्प जरूर है। तो इस प्रकार से बर्लिन की दीवार की ये पूरी की पूरी कहानी जो है हमने आज इस सीरीज़ में आपके साथ शेयर की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।